व्याख्यान के इस भाग में हम भारत के जनजातीय समाज से संबद्ध पुरुषों एवं महिलाओं की चर्चा करेंगे, जिन्होंने न केवल अपनी जाति वरन देश के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। भारत के जनजातीय समाज में ओजस्वी एवं तेजस्वी गौरव पुरुषों के साथ ही शक्ति की प्रतीक नारियों ने समाज एवं राष्ट्र को महान योगदान दिया। आदिवासी समाज में विद्रोह का प्रारंभ ब्रिटिश शासन की शोषणग्रस्त व्यवस्था का परिणाम भी माना जा सकता है। ऐसी कुव्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े वनवासी समाज के अनेक पुरुषों एवं स्त्रियों ने इस हेतु अपने प्राण भी न्यौछावर किए। आदिवासी समाज के इन विद्रोहों की शुरुआत प्लासी युद्ध, जो कि सन 1757 के आसपास माना जाता है, कि ठीक बाद शुरू हो गई थी और यह संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। वनवासी समाज का बाहरी लोगों द्वारा अनेक तरह से शोषण किया जा रहा था। ब्रिटिश शासन इन शोषकों को संरक्षण दे रहा था। आदिवासी समाज में तनाव उत्पन्न होने का यह एक प्रमुख कारण था। इसके साथ ही आदिवासियों के धार्मिक विश्वास पर ईसाई मिशनरियां चोट पहुंचा रही थीं। अतः इन मिशनरियों को भी वनवासी समाज ने अपना विरोधी समझा। अंग्रेज सरकार के वन कानूनों ने भी आदिवासियों को अंग्रेजी शासन का विरोधी बना दिया। यह स्थिति देश के लगभग सभी आदिवासी इलाकों में एक सी ही थी। वर्तमान मध्य प्रदेश क्षेत्र के गोंड एवं भील आदिवासियों ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शस्त्र उठाए। विशाल गोंडवाने की वीरांगना दुर्गावती ऐसी ही वीरांगना थी जिन्होंने अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद गोंडवाने राज्य की व्यवस्था 16 वर्षों तक संभाली। अनेक बार शत्रुओं को परास्त किया और दूरस्थ वनवासियों के हित के लिए कार्य किया। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासक थीं। भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में उनकी गिनती होती है। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं। महोबा के राठ गांव में 1524 ईस्वी को दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दुर्गावती की प्रसिद्धि ही उनके विवाह का कारण भी बना। राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करवाकर दुर्गावती को अपनी पुत्रवधू बनाया। विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में उनकी 3 वर्षीय अबोध संतान नारायण थी। अब शासन की बागडोर संभालने की जवाबदारी रानी दुर्गावती पर आ गई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। रानी दुर्गावती एक सफल शासक मानी जाती हैं। उन्होंने अनेक मंदिरों, मठों, कुओं, बावड़ियों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। जबलपुर में स्थित चेरीताल उनकी दासी के नाम पर, रानीताल स्वयं उनके नाम पर तथा दुर्गावती के ही विश्वास पात्र दीवान आधार सिंह के नाम पर उन्होंने आधार ताल बनवाया। रानी दुर्गावती के इस सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर वह पराजित हुआ। इतिहास में इस घटना का उल्लेख मिला है कि 1564 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने रानी के राज्य पर हमला करने
सेनापति आसफ खां को भेजा था। पुत्र के साथ रानी ने मुगलों की बड़ी सेना का सामना किया। युद्ध के दूसरे दिन नारायण घायल हो गए, जिसे रानी के सैनिकों की देख रेख में सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। इन सैनिकों के जाने से रानी की ताकत कमजोर हो गई और वे पराजित हुईं। शत्रुओं के हाथ में जाने से बेहतर उन्होंने जान देना समझा और कटार मारकर अपनी जान दे दी। इसके बाद मुगल सेना राजधानी चौरागढ़ की ओर आगे बढ़ी। वहां दुर्गावती के घायल अल्पवयस्क पुत्र ने पुनः शत्रुओं का विरोध किया, किंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। गोंडवाना अकबर के राज में मिला लिया गया। इस युद्ध में लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए थे। सेनापति आसफ खां अपने साथ बेशुमार सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सिक्के और 1000 हाथियों के दल के साथ दिल्ली लौटे। ये इस बात का सबूत है कि रानी के राज्यकाल में गोंडवाना समृद्धशाली राज्य था। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बेरला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। यहीं रानी की समाधि भी उनके बलिदान को सदा याद दिलाती है। रानी दुर्गावती के शासन में एक और तथ्य सामने आता है कि रानी ने अपनी सेना में सभी वर्ग, संप्रदाय एवं जाति के लोगों को स्थान दिया। मुबारक खान, खान जहां, महारक ब्राह्मण, अर्जुन बैस जैसे योद्धा उनकी सेना के नायक थे। पिछड़ी जातियों में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों के विनाश के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। वे न पर्दे में कैद हुई और न विवाह के लिए जाति बंधन ही उन्होंने स्वीकार किया और न ही पति के साथ सती हुई। रानी दुर्गावती का जीवन एक सशक्त उदाहरण है कि भारत की स्त्रियों ने समय समय पर अदम्य साहस की मिसाल प्रस्तुत की है। वनवासी समाज की होकर भी वे विकसित सोच रखने वाली, सशक्त, योग्य, जन जन की हितैषी, आधुनिक विचारों से संपन्न शासक थीं। गोंड राजा शंकर शाह की रानी फूल कुंवर एक बेहद ओजस्वी महिला एवं राजनीतिक गतिविधियों में पारंगत थीं। सन 1857 के विद्रोह में नर्मदा से लगे अंचल के शंकर शाह गोंड एवं उनके बेटे रघुनाथ शाह की चर्चा इतिहास में दर्ज है। उनकी विद्रोहात्मक गतिविधियों के कारण ही सन 1857 में पिता और पुत्र दोनों को जबलपुर में तोप से उड़ा दिया गया था। रानी फूल कुंवर अपने पति शंकर शाह एवं पुत्र रघुनाथ शाह के बनाए पदचिह्नों पर चल रही थीं। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर वे गौड़ सेनानियों की राह प्रदर्शित करती रहीं। रानी फूल कुंवर की सेनानी महिलाएं पुरुष का वेश धारण कर संग्राम का झंडा लेकर स्वाधीनता की आकांक्षा के लिए निकल पड़ती थीं। फूल कुंवर ने देशी हथियारों से लैस गुरिल्ला टोली बनाई थी। धनुष बाण, देशी बंदूक, तलवार का प्रशिक्षण भी पूरे दल को दिया गया था। उन्होंने समय समय पर अंग्रेजों की चौकियों पर हमले किए। अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट इसी टुकड़ी ने तहस नहस कर दी थी। विद्रोह का बिगुल बजाने वाली रानी फूल कुंवर ने अपने प्राण भी देश के नाम न्योछावर किए। टंट्या भील निमाड़ का पहला विद्रोही भील है, जिसे इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1824 से 27 के आसपास टंट्या का जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील के एक छोटे से गांव विरहा में हुआ था। भारत के स्वाधीनता संग्राम में
शिक्षित वर्ग एवं राजनीतिक दलों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सभी का उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो, किंतु टंट्या मामा जैसे आदिवासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी साम्राज्य से खिलाफत बहुत पहले शुरू कर दी थी। टंट्या ऐसे जन योद्धा थे जो आम जन को न्याय दिलाने के लिए अंग्रेजों से, तत्कालीन व्यवस्था से, समाज से लड़ने उद्धत थे। टंट्या अंग्रेजों के सरकारी खजानों एवं अंग्रेज परस्त जमींदारों एवं साहूकारों, चाटुकारों के धन को लूटकर उसे जरूरतमंदों और गरीबों में बांट देते थे। वे गरीबों के मसीहा थे। वे अचानक लोगों की सहायता के लिए पहुंच जाते थे जब आर्थिक सहायता की जरूरत लोगों को महसूस होती थी। शायद इसीलिए उन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था। क्रांति की अलख जगाने वाले इस भील युवक को बच्चों से बड़ा लगाव था, इसीलिए टंट्या मामा के नाम से भी वे प्रसिद्ध हुए। टंट्या के पिता का नाम भाऊ सिंह और मां का नाम जीवड़ी था। इनके बचपन का नाम टुंडरा था, जो आगे चलकर शायद बगावत के सुरों के साथ मिलकर टंट्या हुआ। सांवले रंग की लंबी और दुबली लेकिन लोहे से मजबूत काया वाले टंट्या का निशानेबाजी, घुड़सवारी, डाफ, गौफड़ चलाने में कोई मुकाबला नहीं था। टंट्या के पिता गांव के पटेल के यहाँ काम करते थे, जो कि बड़ा ही बेरहम और क्रूर था। गरीब आदिवासियों की जमीनें वह हड़प चुका था, किंतु गांव वाले उसका विरोध करने से बेहद डरते थे। पटेल के आदमियों ने ही टंट्या के माता पिता की हत्या की थी। किशोर टंट्या के विरोध करने पर आदिवासी लोगों की बस्तियां जला दी गईं। अंततः अत्याचार और आतंक से तंग आकर स्वाभिमानी टंट्या ने बगावत का शंखनाद कर दिया। महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने की उसने कसम खाई और पटेल जैसे हर उस व्यक्ति से बदला लेने की ठानी जो अपनी ताकत के बल पर गरीबों का खून चूसता है। टंट्या बड़ा ही बलशाली और चमत्कारिक बुद्धि से संपन्न था। वह किसी स्त्री की लाज लुटते नहीं देख सकता था। टंट्या वास्तव में एक बागी था, जिसने संकल्प लिया था कि विदेशी सत्ता के पांव उखाड़ने ही होंगे। वह युवाओं के लिए जननायक की तरह कार्य कर रहा था। जनयोद्धा टंट्या की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। उनकी वीरता और साहस से प्रभावित होकर 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत किया। तात्या टोपे ने टंट्या भील को शिक्षा दी थी कि हमशक्ल रखना कितना फायदेमंद होता है। टंट्या भी अपने दल में हमशक्ल रखता था। पुलिस को परेशान करने के लिए एक साथ 5-6 विपरीत दिशाओं में डाका डलवाता था। उस समय के विद्रोहियों में महादेव शैली, कालबाबा, भीमा नायक आदि टंट्या के साथ थे। इनके पास बड़ी बड़ी टोलियां थीं। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बैतूल, धार में टंट्या और उसकी टोलियों का दबदबा था। टंट्या भील ने अपनी टोलियों के साथ छापामार युद्ध, तकनीकी एवं सूझबूझ भरी रणनीति से अंग्रेजों एवं रियासत के जमींदारों को खूब तंगाया। टंट्या के आतंक से निपटने के लिए अंग्रेजों को टंट्या पुलिस ब्रिगेड बनानी पड़ी थी। होलकर महाराज ने भी टंट्या के साथ संधि कर ली थी। टंट्या को पकड़ने के सारे प्रयास जब विफल हो रहे थे, तब पुलिस और मालगुजार हिम्मत ने मिलकर टंट्या को झूठे आरोप में फंसा दिया। टंट्या से यह झूठा आरोप बर्दाश्त नहीं हुआ और वह पुलिस से भिड़ गया। पुलिस ने उसे बंदी बना लिया, किंतु अपनी सूझबूझ से टंट्या जेल से भाग निकला। टंट्या और उसके साथी
1857 के संग्राम के बाद जंगल आए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रयदाता बने। 1858 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा खरगोन के किले पर प्राप्त विजय का श्रेय भी टंट्या और उसके साथियों के सहयोग को जाता है। टंट्या ने तात्या टोपे के साथ खानदेश की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11 अगस्त 1889 को रक्षाबंधन के अवसर पर मुंहबोली बहन के घर जीजा गणपत द्वारा उन्हें छलपूर्वक गिरफ्तार करवा लिया गया। ब्रिटिश रेसिडेंसी स्थित सेंट्रल इंडिया जेल इंदौर में रखने के बाद उन्हें जबलपुर भेज दिया गया। यहाँ उन्हें भीषण नारकी यातनाएं दी गईं। टंट्या को 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई गई। जनविद्रोह के भय से टंट्या को किस दिन फांसी पर लटकाया जाएगा यह अघोषित ही रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 4 दिसंबर 1889 को उसकी शहादत हुई। निमाड़ क्षेत्र के लोगों का ऐसा मानना है कि फांसी के बाद टंट्या के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी के पास फेंक दिया गया था। आज भी वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के चालक टंट्या मामा को सलामी देने के लिए कुछ क्षण ट्रेन रोकते हैं। टंट्या की यशगाथाएं आज भी निमाड़ अंचल की गीत गाथाओं में सुनाई देती हैं। निश्चय ही टंट्या निमाड़ क्षेत्र के भीलों में से निकलकर आया क्रांतिकारी सपूत, जांबाज योद्धा एवं किंवदंती पुरुष था। उसने ब्रिटिश शासन को कमजोर करने एवं सेठ साहूकारों के खिलाफ 12 वर्षों तक संघर्ष किया और देश के लिए ही प्राण न्योछावर किए। आज भी मालवा निमाड़ में उन्हें देवतुल्य समझा जाता है और टंट्या मामा के नाम की शपथ लेकर विवाद या मुकदमे में सच झूठ का फैसला किया जाता है। विदेशी ताकत के खिलाफ होने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में टंट्या की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की जाती है। टंट्या भील का उत्सर्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। बिरसा मुंडा आदिवासी नेता और लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं। मुंडा आधुनिक बिहार एवं झारखंड क्षेत्र की वह जनजाति है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिरसा के अनुयायी उसे भगवान के समान सम्मान देते हैं। महज 20 साल की उम्र में बिरसा ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा की गौरव गाथा का वर्णन करने वाले लोकगीतों में उनके जन्म स्थान को लेकर थोड़ा विरोध दिखता है। उलीहातू एवं चलकड़ नाम के स्थानों का उल्लेख प्रायः किया जाता है कि यहाँ बिरसा का जन्म हुआ था। बिरसा के पिता सुगना मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू ही है। बिरसा की माँ कर्मी हाटू थी। बड़ा भाई कोमता मुंडा एवं छोटा भाई पसना मुंडा था। 2 बहनों दस्कीर एवं चंपा का भी उल्लेख मिलता है। बिरसा के जन्म के बाद यह परिवार चलकड़ चला गया था, ऐसा कहा जाता है। बचपन में उन्हें अंग्रेज बच्चों का साथ मिला। बचपन से ही बिरसा को बांसुरी बजाने का शौक था। इसके अलावा वे कुश्ती सीखकर उसमें भी पारंगत हो गए थे। एक आम मुंडा जनजाति के बालक की तरह उनका भी जीवन था। अभावों के कारण परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि बिरसा को अपने मामा के यहाँ, जिनका कि गांव अयूब हातू था,
वहां जाकर 2 साल तक रहना पड़ा। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने बहुत सा वक्त चाईबासा में गुजारा। 1894 तक युवा बिरसा बलशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ चतुर एवं बुद्धिमान युवक के रूप में पहचाने जाने लगे थे। मुंडा जनजाति के लिहाज से उनका कद 5 फुट 4 इंच औसत कद से ज्यादा हो चुका था। चमकीली आंखें और गेहुआ रंग उनके व्यक्तित्व को और भी चमकदार बना चुका था। सिंहभूमि प्रवास के दौरान उन्हें जीवन संगिनी का साथ मिला, परंतु कारावास से छूटने के बाद उन्होंने अपने इस जीवन साथी का साथ छोड़ दिया। समाज में ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखकर उन्होंने एक पृथक धर्म बनाया और उससे जुड़े विचारों के वे प्रचारक बन गए। समाज में स्थापित अंग्रेज और जर्मन मिशनरियों को यह पसंद नहीं आया। बिरसा का इस तरह स्वयं को परमेश्वर का दूत और एक नए धर्म के संस्थापक होने का दावा मिशन के साथ ही अंग्रेज शासकों को नागवार गुजरा। बिरसा ने धर्मांतरित वनवासी भाइयों को स्वधर्म आचरण की शिक्षा दी तथा अंग्रेजों के खिलाफ वनवासी संगठन का आह्वान किया। अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक उन्हें गिरफ्तार किया और सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मुंडा जनजाति के बिरसा समर्थकों ने बिरसा के ही नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह एवं संघर्ष कई बार किया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन मुख्यतः छोटा नागपुर के क्षेत्र में बिरसा समर्थकों द्वारा किया गया। सशस्त्र क्रांति का शंखनाद हो चुका था। वनवासियों ने शस्त्र सजा लिए थे। बिरसा समर्थकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर तीरों की वर्षा कर दी तथा थानों पर आक्रमण कर दिया। इस सशस्त्र क्रांति में बिरसा के 400 अनुयायी मारे गए थे और लगभग इतने ही बंदी बना लिए गए। 3 फरवरी 1900 के दिन बिरसा को अंग्रेजी शासन ने षड्यंत्रपूर्वक गिरफ्तार किया और 9 जून 1900 को वे रांची जेल में संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाए गए। अपने 25 वर्ष के जीवन में उन्होंने स्वदेशी और स्वतंत्रता की जो अलख जगाई वह मिसाल है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध जो विद्रोह किया वह भारत के आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रखर माना जाता है। बिरसा मुंडा के इस विद्रोह के मूल को यदि हम तलाशें तो हम ये देखते हैं कि मैदानों से आए व्यापारियों, साहूकारों और ठेकेदारों ने मुंडा समुदाय में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की पारंपरिक व्यवस्था को, जिसे कि खूंट कट्टी भू व्यवस्था कहा जाता है, उसे ध्वस्त कर दिया था। इन बाहरी लोगों की बेगारी से मुक्त होने के लिए मुंडा लोगों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, बल्कि ब्रिटिश शासन ने शोषकों का ही पक्ष लिया। तब मुंडा जनजाति ने विद्रोह की शरण ली। दरअसल पूरे भारत में अंग्रेजी शासन की रीति नीति के कारण आदिवासियों ने विद्रोह किया। सीमित साधन होने के बावजूद भी ये लोग लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। इसका कारण उनके बीच की एकता तथा अपनी संस्कृति को बाहरी प्रभाव से मुक्त रखने की इच्छा शक्ति थी, जिसके कारण वे शोषण तथा विदेशी हस्तक्षेप के विरोध में उठ खड़े हुए। ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि ऐसे विद्रोह भले ही पूरी तरह सफल न हुए हों, किंतु इनका सुदूरगामी प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आदिवासियों के हितों एवं उनकी पारंपरिक संस्कृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती।